हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपका आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है, अब बारी है मेंस की। तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया मेंस बूस्टर सीरीज, जिसमें हर रोज आपकी क्लास होती है सुबह 9 बजे क्वांट्स एंड रीजनिंग की। मेंस बेस्ड क्लास रहेगी आपकी, सारे क्वेश्चंस आपके आरबीआई असिस्टेंट के मेंस से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि आप सबसे पहले एग्जामिनेशन जो आपका मेंस का है वो आरबीआई असिस्टेंट का है। रेगुलरली क्लासेस हो रही है, पिछले 3 क्लासेस हो चुकी है। जिन्होंने अब तक क्लास देखी नहीं है उन क्लासेस को जरूर देखो और पूरी क्लास को किया करो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता हूं मैं, इससे टफ लेवल आपको एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। ये आपसे मैं टॉप लेवल ही क्वेश्चन करवाता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके डेटा इंटरप्रिटेशन का। अभी तक आपने प्रीलिम्स का डेटा इंटरप्रिटेशन देखा था, जब काफी इजी रहता है, बहुत सिंपल आप निकाल लेते हो। मेंस का डेटा इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें आपको दो चार्ट दिखते हैं, वेरिएबल्स दिखते हैं, बहुत कुछ पूछा होता है, कुछ निकालना होता है आपको। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, आप कितना इसको समझ पाते हो, कितना डेटा इससे निकाल पाते हो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। तो चार्ट गिवन शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनीज। ठीक है। एंड गिवन टेबल शोज एवरेज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन 5 कंपनीज। हमें एक पाई चार्ट दे रखा है, जिसके अंदर हम परसेंटेज दे रखा है मेल एम्प्लॉइज का, यानी जितने टोटल एम्प्लॉइज थे उसका परसेंटेज, पांचों कंपनीज का मिला के परसेंटेज दे रखा है मेल का। फिर आपको एक टेबल दे रखा है, टेबल के अंदर आपको मेल और फीमेल का एवरेज दे रखा है हर कंपनी में इंडिविजुअली। ठीक है। अब कुछ भी नंबर आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा, इसमें आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं, जेड वाई एम, ऐसे कई सारे वेरिएबल्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको इन वेरिएबल्स को निकालना पड़ेगा। जितना जल्दी आप निकाल पाओगे, जितना जल्दी इसको डिकोड कर पाओगे, ये होते हैं मेंस का स्पीड मैथ। जितना जल्दी आपका दिमाग चलेगा, इतना जल्दी आप इसको प्रोसेस कर पाते हो। तो फर्स्ट में देखते हैं नोट वन। नोट वन में हमको क्या रखा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल द कंपनीज टुगेदर इज 400। यानी कि ये जो पाई चार्ट में हमको दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है मेल का, उस टोटल नंबर ऑफ कितने में से है ये परसेंटेज, 100 परसेंटेज में से है, बट एक्चुअल नंबर कितना है उसका, 400। ये वैल्यू हमको दे रखी है, जो टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज है पांचों कंपनी मिला के, वो है हमारे पास 400। फिर हमें क्या रखा है कि वन थर्ड ऑफ सम ऑफ एवरेज एम्प्लॉइज इन क्यू आर एंड टी। ओके। तो जो हमको एवरेज एम्प्लॉय दे रखे हैं क्यू आर एंड टी का, इसका कह रहा है कि वन थर्ड इज 60 है। तो ऑलरेडी एवरेज दे रखे हैं हमको तीनों का, और तीनों के एवरेज का वन थर्ड 60 है। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि इन तीनों का जो एवरेज है वो 180 हो जाएगा, क्योंकि उनका एवरेज का वन थर्ड है ना 60। यानी कि क्यू प्लस आर प्लस टी, इन तीनों का जो टोटल है, एवरेज है, इन तीनों का जो एवरेज टोटल है वो है 180। ये बात हमको क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है। फिर हमको एक चीज और देखिए, नोट टू के अंदर z जो है वो 5 टाइम ऑफ m है, यानी कि z इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ m। ये बात भी हमको क्वेश्चन में दे रखी है। अब बताओ इसको कहाँ से स्टार्ट करें, पहले पाई चार्ट से करें या पहले इस टेबल चार्ट से करें? इसको पहले टेबल चार्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्यू आर और टी का हमको दे रखे हैं, तो इसका यहाँ से टोटल भी निकल सकते हैं हमारे को। तो क्यू है अपने पास जेड, आर है एम स्क्र प्लस, यानी जेड प्लस एम स्क्र प्लस 16 प्लस 8m-4। ये दे रखे हैं हमको 180। ठीक है। z की वैल्यू 5, z को हम 5z 5m भी रख सकता हूँ, इसकी जगह 5m रख सकता हूँ, क्योंकि हमको क्या रखा था, z इज इक्वल टू 5m। ठीक है। तो मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूँ, तो ये होता है एम स्क्र प्लस 13m, ठीक है, माइनस 168 इज इक्वल टू 0। ओके। अब इसके दो फैक्टर कर लेते हैं, ये फैक्टर आएंगे हमारे पास माइनस का 21 प्लस का 8, यानी कि m की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 8। जब m की वैल्यू आ जाएगी तो z की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि z इज इक्वल टू 5m, ये हमको नोट 2 में दे रखा था। तो z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 40। अब हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास z की वैल्यू भी आ चुकी है क्वेश्चन के अंदर। अब हमको एक वैल्यू और फाइंड करनी है, वो वैल्यू है y की। y की वैल्यू कितनी है? ठीक है ना, m 8 और z 40 तो हमने फाइंड कर ही लिया। देखो, परसेंटेज दे रखे हैं हमको पाई चार्ट के अंदर, और परसेंटेज हमको पता है कि 100% होता है। टोटल टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है, यानी कि सारे की वैल्यू जो है वो 100% होगी। और z की वैल्यू हमको पता है 40, यानी कि ये तो हो जाएगा अपने पास 20। ठीक है। यहाँ आ जाएगा अपने पास 12। उसके अलावा z की वैल्यू और कहीं पता है हमको? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ z को 40, बस। उसके अलावा और कुछ तो पता ही नहीं z के बारे में। इसको लेस कर देते हैं, जो वैल्यू हमको दे रखी है, बची हुई परसेंटेज है उसको 100 में से लेस कर देते हैं, यानी कि 20 ये हो जाएगी हमारे पास, 12 ये हो जाएगी। ठीक है। 13 वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 5 एंड 8। ठीक है। यानी कि 25 तो ये होगी, 20 होगी, 45 तो ये हो जाएगी अपने पास, प्लस अपने पास माइनस का 5 भी है, इसका मतलब 40 हो जाएगी, बची हुई कितनी हो जाएगी, 60।
60% वैल्यू जो है ये बची हुई वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है 60? ये है अपने पास 3y, एक y ये रहा, एक y ये रहा, यानी 5y। ठीक है, z की वैल्यू 40 माइनस 40 का मतलब 100 इज इक्वल टू 5y एंड y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 20। लीजिए, तो y की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, वो वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास यहाँ से 20। इजी क्वेश्चन था, समझ आ गया अब तक यहाँ पे? टफ नहीं था कुछ भी, सिर्फ आपको निकालना था। सिर्फ क्वेश्चन देख के डर जाओगे तो वो अलग बात है, बाकी क्वेश्चन ये टफ नहीं था और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, तो ये आ जाएगा अपने पास 25%। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 28%। 60 माइनस 40 20 और 5 और लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 15%। सारी वैल्यूज निकल गई। अब चार्ट बना लेते हैं सबका टोटल का। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं हम, पी क्यू और एस एन टी, मेल फीमेल एंड टोटल। ठीक है, मेल का टोटल था 400, वो हमको पता था। परसेंटेज उसका दे रखा था, पहले था 20% था, ये हो जाएगा 80, फिर 12% था 48, फिर था 28%, 112, फिर था 25% 100, और फिर था अपने पास 15% यानी 60। मेल आ गया अब हमारे पास। अब देखो और क्या कुछ दे रखा था हमें इस क्वेश्चन के अंदर। हमको दे रखा था कि मेल और फीमेल का एवरेज दे रखे हैं हमें। ठीक है, यहाँ देखो, मेल एंड फीमेल का एवरेज दे रखा है। ठीक है, एम की वैल्यू हमको पता है 8 है। ठीक है, इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं जितनी हमको यहाँ पता है, यानी कि 8 2 10 और ये हो जाएगा 60। जेड की वैल्यू आएगी 40, एम स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 80 150, और ये हो जाएगा 8 की वैल्यू 64, ये देगा 60। ये क्या है? ये आया अभी तक हमारे पास एवरेज, क्योंकि यहाँ पे हमको मेल और फीमेल का एवरेज दे रखा था, लेकिन हमको तो चाहिए टोटल, मेल और फीमेल का टोटल चाहिए ना हमको। क्वेश्चन के अंदर हमको टोटल, चार्ट में टोटल चाहिए हमको, उसका टोटल कर लेते हैं। ये आ जाएगा अपने पास 120, ये आ जाएगा अपने पास 80 160 300 एंड 120। ठीक है, टोटल भी आएगा, इससे हम फीमेल भी निकाल लेंगे। फीमेल आएंगे 40 32, ठीक है 48 260। लीजिए, सारा डेटा आपका निकल चुका है, मेल फीमेल एंड टोटल, सारा डेटा यहाँ पे आपका निकल चुका है। कोई टफ नहीं था ये क्वेश्चन, बनाने वाला क्वेश्चन था ये। और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आता है ना, 4-5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 1.5 नंबर का, 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जितना भी आता है इसमें, तो आपको 5 नंबर इजिली बन जाएंगे, और ये क्वेश्चन करने वाले होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमें क्या रखा है, पहले वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। सारा डेटा मैंने निकाल दिया, अब देखो आप इस क्वेश्चन को बना पाते हो या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, कंपनी आर आउट ऑफ टोटल फीमेल एम्प्लॉइज 75% are from IIMs, IIMA and IIMB, out of which 1/6 of them are from IIMA. Then find the number of female employees that those are from IIM but not from IIMA. ठीक है, अब कंपनी आर के बारे में बता रखे हमको, अभी तक मेल एंड फीमेल के बारे में बता था, अब वो कह रहा है कि उसका कुछ एम्प्लॉइज आईएम में गए हैं। आईएम भी दो टाइप के हैं, IIMA एंड IIMB। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। अब आर में टोटल फीमेल एम्प्लॉइज कितने थे? 48 थे। टोटल फीमेल से अपने पास आर में 48, उसमें से ये कह रहा है कि 75% आईएम गए। ओके, कुछ लोग तो गए इसमें आईएम, कुछ लोग थे नॉन आईएम। ठीक है, 12 और 36 थे अपने आईएम। अब इसमें से भी ये कह रहा है दो टाइप के आईएम थे, ए और बी। ठीक है, अब उसमें से कह रहा है कि 1/6 ऑफ देम आर फ्रॉम आईएमए, उसमें से 1/6 थे वो आईएमए के थे, बाकी के नॉन आईएमबी के थे अपने पास। तो ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज दोज आर फ्रॉम आईएम बट नॉट फ्रॉम आईएमए। ऐसे एम्प्लॉइज जो आईएम में तो थे फीमेल एम्प्लॉइज, बट आईएमए में नहीं थे, यानी आईएमबी में से कोई दो ही आईएम थे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट इज 30। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो, बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। ये कहता है कि आउट ऑफ द टोटल फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी एस, एटलीस्ट 7.5% ड्राइव कार टू रीच ऑफिस, while rest use bike plus metro. Number of female employee who uses bike is 11/5 time of female employees metro. Find the minimum possible difference between male employee in company R and female employee uses metro to reach ऑफिस एस। अब ये कह रहा है कि जो इस क्वेश्चन में कहना है कि जितने भी फीमेल एम्प्लॉयज थे उसमें से कुछ लोग तो है कार से ऑफिस जाते हैं, कुछ बाइक से जाते हैं, कुछ मेट्रो से जाते हैं, तो उसके मिनिमम पॉसिबिलिटी पूछता है आर के कंपैरिजन में, कंपनी आर की फीमेल कंपैरिजन में। ठीक है,
एस में देख लेते हैं, सबसे पहले फीमेल कितनी थी हमारे पास, 200 थी। ठीक है, ये बात एस की होती है, फीमेल है। ठीक है, 7.5 m%। अब m की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 8। ठीक है, यानी 7.5 m% है, यानी कि 6% हो जाएगी। ठीक है, 60% हो जाएगी अपने पास m की वैल्यू। तो 60% m की वैल्यू कौन से, जो कार से, हाँ कार वाले, कार वाले आ जाएंगे 120। ठीक है, रेस्ट वाले जो थे अपने पास वो थे बाइक प्लस मेट्रो वाले। ठीक है, ये थे अपने पास 80। ओके, अब ये कहता है कि नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हु यूजेस बाइक, जिन्होंने बाइक यूज की 11/5 टाइम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हु यूजेस मेट्रो। अब ये बाइक और मेट्रो का भी जो रेशियो है, वो रेशियो है इसका 11/5। ठीक है, इसको 11/5 में डिवाइड कर लेते हैं, यानी 55 और 25। ठीक है, फिर ये कहता है कि मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन मेल एम्प्लॉय इन कंपनी आर एंड फीमेल एम्प्लॉय यूजेस मेट्रो इन कंपनी एस, जो कि ये थे। और मेल एम्प्लॉय कंपनी आर, आर के अंदर मेल एम्प्लॉय कितने थे अपने पास, 112। ठीक है, तो 112 माइनस 25, 87। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 87। ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी पे मैंने इसलिए लिया क्योंकि कंपनी ए जो आर के अंदर हमको ये नहीं पता था कि कार वाले वाले कितने थे या मेट्रो वाले कितने थे, इसकी वजह से मैंने उसको पूरा नंबर ही लिया था। ओके, अगर उसके अंदर भी हमको ये बाइफिकेट किया होता कि इतने कार वाले, इतने अपने पास बाइक वाले, इतने मेट्रो वाले, तो फिर अपने अलग तरीके से करते। ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाए। इसमें ये कहता है कि नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी पी आर एंड एस टुगेदर। ए की वैल्यू है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय कंपनी पी आर और एस। ओके, मेल में पी आर और एस यही बचते हैं अपने पास, हाँ पी आर और एस यही बचते हैं अपने पास। ये कहते हैं 100, 280, 90, 292, 292। और बी की वैल्यू है फीमेल इन पी एस टी, फीमेल एम्प्लॉय इन पी एस एंड टी, पी एस और टी। ठीक है, ये हो जाएंगे अपने पास 600, 300, ये हो जाएंगे 300। इनका डिफरेंस अपने को बताना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट इज 8। ओके, करेक्ट। समझ आ गया आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाए। क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है। क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन या फिर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, इन दोनों में से एक टॉपिक आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिलेगा और मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जितना हो सके उतना इसको अच्छे से तैयारी करना, छोड़ना मत इसको। अप्रोक्सीमेशन की जगह आजकल मेंस में वो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है एग्जामिनर, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछ सकता है इस वजह से। तो वीडियो को पॉज करके बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। क्वांटिटी वन में क्या रखा है कि टाइम टेकन बाय पाइप पी टू फिल अ टैंक इन जेड आवर, while time taken by pipe Q alone to empty the tank in 2 z hours. ठीक है, time taken by R alone to fill the tank 5 hour more than the time taken by pipe P, which is less than time taken by pipe P and Q together to fill the tank. Z is a natural number, find the value of Z. ठीक है, ये कह रहा है कि एक टैंक को पाइप P फिल करता है Z आवर में। ठीक है, और Q अलोन उसको एम्प्टी कर देता है 2Z में, 2Z आवर में। ठीक है, जो पाइप R है वो अलोन उसको फिल करता है 5 आवर मोर देन द 5 आवर मोर देन टाइम टेकन बाय पाइप पी। पाइप पी कितना लेता है, जेड आर लेता है उससे 5 घंटे ज्यादा। ठीक है, जो कि लेस देन है जितने पी और क्यू मिलाकर उसको कंप्लीट करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास टी वन इंटू टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास जेड माइनस जेड मल्टीप्लाई टू जेड टी वन इंटू टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास पी प्लस क्यू। ठीक है, तो ये कट जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2Z। ओके, और हमको ये बात कही गई थी कि पी और क्यू जो है वो ज्यादा टाइम लेते हैं आर की कंपैरिजन। तो पी और क्यू कितना टाइम जो है 2Z, ये ज्यादा टाइम लेते हैं आर की कंपैरिजन। अब आर कितना लेता है, Z प्लस 5। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो Z है इसकी वैल्यू है 5 से ज्यादा। और 5 से ज्यादा कितनी हो सकती है, 6, 7, 8, कितनी भी हो सकती है। ये आती है अपने क्वांटिटी वन की। ओके, अब चलते हैं क्वांटिटी टू में। क्वांटिटी टू में हमको इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू 9। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगी अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 9y माइनस 18
वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6 और 3। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वांटिटी वन की वैल्यू ऐसे 6 7 8 6 का इक्वल, और बाकी जो वैल्यू है वो सारी बढ़िया। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा क्वांटिटी वन ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी टू। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, क्वांटिटी वन ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी टू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को नंबर 6 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर खुद से बनाओ, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। जब नंबर सीरीज आपके मेंस में आती है तो थोड़ी सी ट्रिकी आती है। वो बिल्कुल एक सिंपल लाइन नहीं देगा, कुछ और भी पूछेगा, कुछ और भी आपसे बनवाएगा, चाहे वो लाइन बनवाएगा, कुछ और पूछ ले, मल्टीप्लाई करके किसी तरह से कुछ ना कुछ और पूछेगा वो आपसे। तो फर्स्ट में हमें क्या रखें कि p माइनस 12 25 28 33 40 क्यू आर एंड एस। हमें फाइंड करनी वैल्यू, फाइंड करनी p की। स्टेटमेंट वन क्या रखें, s इज नॉट मोर देन 85 और q इज परफेक्ट स्क्वायर। देखते हैं, देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है? यहाँ डिफरेंस है 3 का। ठीक है, यहाँ डिफरेंस हमको कितने का मिल रहा है? 5 का। यहाँ डिफरेंस कितने का मिल रहा है? 7 का। उसके अलावा कोई नहीं है। अब अगर मैं इसको देखूं, ये ऐसे भी डिफरेंस हो सकता है। अगर मैं देखूं 3 5 7 9 11 13, ये ओड नंबर वाला डिफरेंस हो सकता है। या फिर अगर मैं इसको ऐसे भी देखूं 3 5 7, ये प्राइम नंबर भी तो है। अगला हो सकता है प्राइम नंबर हो, 11 हो, 13 हो 17 हो, ये प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। दोनों सीरीज हो सकती है, दोनों लॉजिक बनते हैं इसमें हमारे पास। इसलिए दोनों के दोनों लॉजिक को रख के देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कह सकते कि हम एक ही लॉजिक पे रह जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट लॉजिक पे जाते हैं, ओड वाले पे। ठीक है, ओड वाले पे जाते हैं तो ये आता है 25 28 33 40, इतना तो बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 9 का डिफरेंस आएगा तो 49 आएगा। फिर 11 का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो 11 का डिफरेंस आएगा तो 60 हो जाएगा। फिर 13 का डिफरेंस आता है 73 हो जाएगा। ठीक है, ओड में फिर हमारे पास 3 से पहले 1 का डिफरेंस होगा तो ये आएगा 24। जब 24 होता है तो इसका मतलब ये है कि p माइनस 12 इज इक्वल टू 24। यानी p की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 36 आएगी। यहाँ से p की वैल्यू 36 आ रही है। अब अगर मैं दूसरा लॉजिक लेता हूँ, प्राइम नंबर वाला, प्राइम नंबर वाले लॉजिक भी तो चेक करना है ना। तो ये हमारे पास है 25 28 33 एंड 40, इतना तो अपने पास सेम है। ठीक है, फिर हमारे पास डिफरेंस आता है अगला 11 का। 11 का डिफरेंस होता है 51। फिर आता है 13 का डिफरेंस, तो ये होता है अपना 64। फिर आता है 17 का डिफरेंस, ये होता है 81। ओके, इससे पहले हमारे पास तो 3 से पहले प्राइम नंबर आएगा 2, तो यहाँ पे डिफरेंस होगा 23। ठीक है, अब अगर 23 का डिफरेंस है तो इसमें ये हो जाएगा कि p माइनस 12 इज इक्वल टू 23। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। p की वैल्यू कितनी होगी? 35। 40 के बाद ये था अपने पास q r एंड s, ये था हमारे पास q r एंड s। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन में कहता है कि s इज नॉट मोर देन 85। ओके, क्या s जो है वो नॉट मोर देन 85 है? वो तो दोनों कंडीशन में s मोर देन 85, ये कंडीशन तो कोई यूजफुल नहीं है हमारे पास। ठीक है, सेकंड कंडीशन में कहता है कि q इज परफेक्ट स्क्वायर। q इज परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट के अंदर हमारे पास q था 49 जो कि परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन सेकंड में q था हमारे पास 51 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। इसका मतलब स्टेटमेंट वन हमारे पास हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता ही नहीं चलता कि इसका मेन लॉजिक क्या है, ओड का है या प्राइम का है। लेकिन अगर हाँ हमको ये पता है कि q मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लॉजिक था ये राइट है, ये हमारा रॉन्ग है, इसलिए स्टेटमेंट टू है ये हमको चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट टू। करेक्ट, समझ आया आपको किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है? सिर्फ एक ही साइड मत सोचा करो, मेंस में आपको पूरा अच्छे से आपको माइंड को खोल के सोचना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा आपको। एग्जामिनर घुमाता है मेंस में, वो बैठा ही इसलिए है मेंस लेने के लिए। ठीक है, और आपको अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और चाहते हो ऐसी प्रैक्टिस करना हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर रोज ऐसी क्लास होती है तो उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक का। बनाओ इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो। सिंपल लॉजिक है ट्रेन टाइम डिस्टेंस का, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है, कुछ ज्यादा पूछा हुआ है। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज सही है, इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा है मुझसे, आप इसको इजिली कर लोगे। तो बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। फर्स्ट हमें क्या रखा है, लेंथ ऑफ ट्रेन पी दे रखी है 3z प्लस 100 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू दे रखी है हमको 5z प्लस 20 इक्वल टू 20 इंटू वाई मीटर। ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन पी टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 150 मीटर इन t seconds. Time taken by train Q to cross a pole 25 t upon 8 seconds. स्पीड दे रखी है एट 5 y प्लस 4 मीटर।
टाइम टेकन बाय ट्रेन पी रनिंग जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही थी टू क्रॉस अ साइकिल जो कि 5 मीटर पर सेकंड पर आवर से चल रही है, उसको 20 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, ट्रेन पी और ट्रेन क्यू यानी कि दो ट्रेन है हमारे पास, अलग अलग चीजों को क्रॉस करती है। ट्रेन पी ट्रेन क्यू को क्रॉस कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, उनकी हमको कुछ लेंथ दिख रही है, लेकिन हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि सब कुछ वेरिएबल्स में दिख रहा है, सब कुछ ही वेरिएबल्स में है। तो इनको ध्यान से करो। ठीक है, बनाओ इस क्वेश्चन को। कहाँ से स्टार्ट करें इसको? यहीं से स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में हमको कुछ स्पीड दे रखी है, ट्रेन पी की दे रखी है, साइक्लिस्ट की स्पीड दे रखी है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं ट्रेन पी को लेके। ठीक है, ट्रेन पी की जो लेंथ है वो हमको दे रखी है 3z प्लस 100 मीटर, ये मीटर में है। फिर ट्रेन क्यू की लेंथ भी दे रखी है हमको 5z प्लस 20 y मीटर मल्टीप्लाई y मीटर। ठीक है, टाइम टेकन बाय ये m वैसे नहीं है, इसको समझ मत लेना, ये अपने पास इसके साथ है। टाइम टेकन बाय ट्रेन पी टू क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 150 मीटर इन t सेकंड। ठीक है, ट्रेन पी जिसकी लेंथ है अपने पास 3z प्लस 100। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ है अपने पास 150 मीटर, टी सेकंड में क्रॉस करती है ट्रेन पी। ट्रेन पी की स्पीड दे रखी है हमको 50 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा 5/18। ओके, फिर हम एक बात करते हैं ट्रेन क्यू के बारे में। ट्रेन क्यू एक पोल को क्रॉस करती है, पोल को क्रॉस करती है क्यू, तो एच की या रहेगी 2q प्लस 20 मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, एक पोल को क्रॉस कर रही है एट अ स्पीड ऑफ y+4 मीटर पर सेकंड में है, इसकी स्पीड क्यू की स्पीड मीटर पर सेकंड में हमारे पास। ये क्रॉस करती है इसको टोटल 25t/8 सेकंड में। ठीक है, ये ट्रेन क्यू है जिसको क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन पी है। अब ट्रेन पी जो है जिसकी लेंथ हमको दे रखी है 3z प्लस 10 100 सॉरी 3z प्लस 100, ये लेंथ है। ये एक साइक्लिस्ट को क्रॉस करती है। ठीक है, जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सेम डायरेक्शन में जब दो जने जाते हैं, एक ट्रेन भी जा रही है साइक्लिस्ट भी रही है, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड लेस हो जाएगी हमारे पास। तो स्पीड फर्स्ट ट्रेन की कितनी थी अपने पास? ट्रेन की स्पीड थी 50 × 5/100, हमने चेंज किया था, लेकिन अभी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि साइक्लिस्ट की स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है और सेम डायरेक्शन में स्पीड दोनों जा रहे हैं, तो स्पीड तो लेस हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी? 45 मीटर पर सेकंड। अभी तक हमारे पास किलोमीटर पर आवर में था, अब स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकंड के अंदर अपने पास। ठीक है, और ये जो है 20 सेकंड में इसको क्रॉस कर देती है। ठीक है, ये ट्रेन पी की बात होगी। पहले इसी को कर लेते हैं। ये देखिए 9 5 45, 5 से तो कट जाएगा 10, 250 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3z प्लस 100 इज इक्वल टू 250। तो z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 50। ठीक है, z की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। अब z की वैल्यू हम रख सकते हैं। अब ट्रेन पी के अंदर मैं रखता हूँ यहाँ z की वैल्यू। देखो 50 3z है तो 150 तो ये हो जाएगा 150 300 और प्लस 100 400। तो ये निकल जाता है क्वेश्चन अपने पास। पी की मैं बात करूँ, यहाँ पहले पी का निकाल लेते हैं। ये बनता है अपने पास 400 इज इक्वल टू 250 बाई 18 इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये कट जाएगा अपने पास यहाँ से 5 8 40, 8 इज इक्वल टू 5t मल्टीप्लाई 18, 144/5 आ जाएगी टी की वैल्यू। ठीक है, टी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, जेड की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई। अब हमको फाइंड करना है वाई की वैल्यू, जो की मिलेगी ट्रेन क्यू से हमारे पास। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यही सॉल्व कर लेना। जेड की वैल्यू 50 है, ये हमको पता ही चली गया। चलो इसको करते हैं। हाँ, तो ये आ जाएगा अपने पास 250 प्लस 20 70, 270y अपॉन y प्लस 4। ठीक है, टी की वैल्यू हमको दे रखी है 144/5, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास 25 इंटू में 144/5 मल्टीप्लाई 8। ये कट जाएगा 5 और 5 90 आ गए, ये आ गए 90। ये हो जाएगा 90, तो इसको भी काट लेते हैं। ये हो जाएगा 3, यानी कि 3y इज इक्वल टू y प्लस 4। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 2। ठीक है, y की वैल्यू भी निकल गई। अब देखो हमको क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू। ट्रेन क्यू की स्पीड, ट्रेन क्यू की स्पीड क्या थी हमारे पास? ट्रेन क्यू की स्पीड थी हमारे पास y+4 और y की वैल्यू है 2, तो यानी 2 + 4 6। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 6। ओके, टफ नहीं था ये क्वेश्चन,
सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए हर ट्रेन के बारे में, हर लॉजिक के बारे में, कब कहाँ पे करना है। अब हर चीज में फॉर्मूला तो लिखते नहीं रहोगे, या मैं आपको हर क्वेश्चन पे फॉर्मूला लिख के नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेंस की क्लास है, आपकी प्रीलिम्स की नहीं है। आपको इतने फॉर्मुले तो अभी तक पता होने चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो और इतनी हाई कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, तो मैं मान रहा हूँ आपका एक अच्छा खासा लेवल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको खुद से। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, उसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ। इसमें क्या रखा है कि वेसल पी कंटेन मिल्क एंड वाटर 4:1 ratio, while vessel Q contains milk and water 3:2, ठीक है, and Z milliliter from vessel P and vessel Y from vessel Q is mixed and poured into vessel R to form a new mixture. Point Z is how much percent more or less Y। ठीक है, कोई एक वेसल अपने पास P, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 4:1, Q है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इन दोनों को मिक्स कर देता है ये कुछ कुछ क्वांटिटी के अंदर। तो हमको फाइंड करना है कि Z की वैल्यू कितनी ज्यादा है वहां पर और कितनी कम है Y से। ओके, तो पहले एक अपने पास है वेसल P, एक है अपने पास वेसल Q। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1 और Q में रेशियो है 3:2। ठीक है, ये अपने पास मान लो X में है रेशियो, ये रेशियो अपने पास अभी तक Y में है। ठीक है, फिर हमें क्या रखे कि Z लीटर फ्रॉम वेसल P एंड Y लीटर फ्रॉम वेसल Q, यानी कि P से Z लीटर और Q से Y लीटर। ठीक है, ये Y दूसरा हो जाएगा, इसको चलो A मान लो। ठीक है, ठीक है, Z लीटर P से निकाल दिया, Y लीटर हमने Q से निकाल दिया। ठीक है, फिर ये कहता है कि फ्रॉम वेसल Q मिक्स्ड एंड पावर इनटू वेसल R। ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दिया Z और Y को, और Z किस रेशियो में देगा 4:1 में हो जाएगा, ये बात आपको पता है, और Y किस रेशियो में हो जाएगा 3:2 में। इन दोनों को मिक्सचर को मिक्स कर देते हैं। तब ये कहते हैं कि हमको बताओ कि वैल्यू जो Z की थी कितनी ज्यादा थी और कितनी लेस थी Y से। Z के बताना है, कंपेरिजन करना है Y से, कितना परसेंट ज्यादा था कितना परसेंट कम था। उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको कैसे ना कैसे किसी ना किसी लॉजिक से जो 4:1 है जो 3:2 है, इसको एक सिंपल रेशियो में हमको चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। अभी तक तो हमारे पास अलग अलग वेरिएबल में है, एक एक्स वेरिएबल में एक ए वेरिएबल में है। अगर हमको कहीं से एक्स और ए का रिलेशन मिल जाए, फिर हम पता कर सकते हैं किसमें। तो स्टेटमेंट 1 में हमको क्या कहा है, स्टेटमेंट 1 में क्या है कि वाटर टेकन बाय फ्रॉम वेसल पी इज m लीटर, यानी कि वाटर कितना था, ये वाला x जो था, इसकी वैल्यू कह रहा है m है। while milk taken from vessel Q is 6m लीटर, इसका मतलब जो ये मिल्क निकला था Q से, इसकी वैल्यू है 6m। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वाटर निकाला था x और जो मिल्क निकाला था 2a P से, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे को, ये दे रखी है m और 6m, यानी कि 1:6 कह रहा है, 1:6। अब जब मैं इसको 1:6 देखता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, मेरे को ये पता चलता है कि x का a से क्या वेरिएबल है, कितना रेशियो है, x और a को मैं एक रेशियो में रख सकता हूँ इससे। ठीक है, यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि 3a इज इक्वल टू a, 3x इज इक्वल टू a। ठीक है ना, तो मेरे को पता चल जाएगा x की वैल्यू a से पता चल जाएगी मेरे को, इससे अपना आंसर आ सकते हैं। जब x और a को हम वेरिएबल रख लेंगे तो हमें आपको पता चल जाएगा टोटल वैल्यू कितनी है, p से जो निकाला है z या q से जो निकाला है y, कितनी वैल्यू निकल रही है। अब स्टेटमेंट 2 में देखो, उसमें क्या आता है कि अमाउंट ऑफ मिल्क टेकन फ्रॉम P is same that water taken from Q, यानी कि जो मिल्क निकाला है P से 4x, ये बराबर है जो कि वाटर निकाला है Q से, Q से वाटर कितना निकाला है 2a। ये कह रहे हैं कि इक्वल है, यानी कि x और a का रेशियो दे रहा है, ये तो साफ साफ मेरे को साफ साफ रेशियो दे रहे हैं 1:2। ठीक है ना, x और a का रेशियो दे रहा है 1:2, इसका मतलब फिर से x और a को मेरे को एक ही वेरिएबल में रखने का चांस मिल जाएगा, सारे सेम रेशियो मिल जाएंगे। सेम रेशियो मिल जाएंगे तो मैं किसी का भी आंसर निकाल सकता हूँ, परसेंटेज निकाल सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि कितने लीटर ज्यादा है कितने लीटर कम है, कितने परसेंट ज्यादा है कितने परसेंट कम है, ये मैं निकाल सकता हूँ। समझ आया आपको क्वेश्चन, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इधर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। एक और क्वेश्चन आपके पास नंबर सीरीज का, इसको बनाओ खुद से। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, और ये फर्स्ट एक ही क्वेश्चन है इसका, इसको बनाओ खुद से। इस सीरीज का लॉजिक ढूंढो, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट सीरीज बनाओ उसकी, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो आपका क्या आंसर आता है, फिर आप उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। पहले इतना काम खुद से किया करो।
तो देखते हैं सीरीज 1 में हमें क्या रखा है 32, 33, 34, 38 पी एन 650। ठीक है, इसका डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस है 1 का, यहाँ डिफरेंस है 1 का, यहाँ डिफरेंस है 4 का। कुछ समझ आया यहाँ से? 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, ऐसा कैसे? मतलब कैसे हो सकता है 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस? ऐसा सिर्फ एक ही लॉजिक पे हो सकता है। कब? फैक्टोरियल का। देखो, 0 का फैक्टोरियल जो होता है क्या होता है? 1। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6। यही होता है आपके पास। 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2, जिसको नहीं पता अभी तक। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंस देखो 1 1 4, देखो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 1 2। इसका मतलब अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूँ, यानी कि फैक्टोरियल 0 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर एंड फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर। समझ आया? तो फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 36। ये कितना हो जाएगा? तीनों नीचे है ना, 24, 576। ठीक है, यानी कि यहाँ जो डिफरेंस आएगा अपने पास वो हो जाएगा 36 का डिफरेंस। 36 का डिफरेंस होता है तो यहाँ कितना बनता है? 74। पी की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 74। ठीक है, 74 के अंदर मैं 576 ऐड कर दूँ तो 650 आ जाएगा अपने पास। तो पी की वैल्यू आ गई 74, तो हमारे को नेक्स्ट सीरीज मिल जाती है यहाँ से। सीरीज जो 2 थी अपने पास, ये होती है अपने पास 44 प्लस 3Q R प्लस 10 एंड S एंड T। ठीक है, अब हमको क्या रखा था कि जो दोनों सीरीज हैं ये सेम पैटर्न पे, सेम पैटर्न में, मतलब सेम डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। ठीक है, जब सेम डिफरेंस है तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा? 45 का। ठीक है, यहाँ पर भी फिर हमारे पास 1 का डिफरेंस तो यहाँ आ जाएगा 46 का। फिर कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस तो आ जाएगा 50 का। फिर कितने का? 36 का डिफरेंस तो ये आ जाएगा 86। ओके, तो R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 36। ठीक है, Q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15। Q की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई, S है हमारे पास 50, T की वैल्यू आ गई 86। सारी वेरिएबल्स की वैल्यू निकल चुकी है आपके पास। अब देखो, फैक्टोरियल वाला बहुतों को समझ नहीं आएगा, बट इसको याद रखना, आपको इसको देख के समझ आ जाएगा कहाँ फैक्टोरियल हुआ है। ज्यादा यूज नहीं होता, बट जहां पर भी ये सीरीज आएगी ना, बहुतों के टांगे कांप जाएंगे। तो बी हमें क्या रखा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पी एंड फोर्थ टर्म ऑफ सीरीज ए। फोर्थ टर्म ऑफ सीरीज ए कितनी है? 38। 38 और पी की वैल्यू कितनी है? 74। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, वो कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है अपने पास 46। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 46। ए है अपने पास डिफरेंस बिटवीन पी एंड टी। पी था 74 एंड टी कितना था अपने पास? टी था अपने पास 86। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है अपने पास 12। ठीक है, और सी दे रखे हमको बी बाई 3। ओके, सी दे रखे बी बाई 3। अच्छा, बी अपने पास थी 46, सी इज इक्वल टू बी बाई, तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? ये रहेगी 138। ठीक है, अब हमको बताना है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। इन सब में से सही रिलेशन कौन सा है हमारे पास? ए ग्रेटर देन सी है, बिल्कुल गलत है। 4a लेस देन सी, 4a कितना होता है? 48 लेस देन है अपने पास बी से ना, गलत है ये भी। ए लेस देन सी, बिल्कुल गलत। ए लेस देन, हाँ ए तो अपना लेस देन सी है ही सही। ए है अपने पास लेस देन सी, ये अपना राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए लेस देन सी। ओके, समझ आया आपको क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को करो, एक और डेटा इंटरप्रिटेशन आपके लिए, इसको करो, वीडियो को पॉज करो, और उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर चाहते हो रेगुलरली ऐसे प्रैक्टिस करना, डेली आपको 15 से 20 कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करूंगा, मेंस लेवल के क्वेश्चन जिसको कहते हैं, उस लेवल की प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, बस आप वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इस समय क्या रखे? टेबल गिवन बिलो शोज द पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट 5 आर्टिकल्स सोल्ड 5 शॉपकीपर्स। ठीक है, सेलिंग प्राइस दे रखे क्यू का हमको 6400 एंड डिस्काउंट ऑफर दे रखे आर का 30%। तो हमको कुछ कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, कॉस्ट प्राइस की, प्रॉफिट की, मार्केट प्राइस की, कुछ परसेंटेज दे रखी है हमको, और हमको ये एक नोट में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्यू की सेलिंग प्राइस दे रखी है, और हमको डिस्काउंट दे रखे आर का। अब इससे जितनी भी डेटा निकलते हैं ना, आपको वो यही निकाल दिया करो। जितना भी डेटा निकलता है यहाँ निकाल दिया करो, उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको बाद में कम निकालना पड़ेगा। ज्यादा दिखते हैं ना गैप, फिर ज्यादा लगता है आपको क्वेश्चन टफ है, बट एक्चुअली होता नहीं है टफ। आप उसको टफ बना लेते हो क्योंकि आप उस तरीके से करते नहीं हो क्वेश्चन को जिस तरीके से करना चाहिए। तो फर्स्ट हमको सेलिंग प्राइस दे रखी है क्यू की।
क्योंकि जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी प्रॉफिट के साथ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितनी है 6400, ठीक है। डिस्काउंट ऑफर आर, आर को डिस्काउंट दे रखे हैं 30% का, आर की सेलिंग प्राइस भी हो जाएगी अपने पास कितनी 3500, ये सेलिंग प्राइस आ गई आर की। और हमको क्या देखे प्रॉफिट दे रखे हैं पी का, यानी पी का प्रॉफिट दे रखे हैं 60% कॉस्ट प्राइस, तो इसका जो आएगा 5:6 आ जाएगा प्रॉफिट का, उसका रेशियो, इसका रेशियो आएगा अपने पास 10:13। और क्या कुछ निकल सकता है इसमें से, पी के कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट है हमारे पास, मार्क प्राइस है, परसेंटेज तो कुछ ना, और ज़्यादा कुछ निकल नहीं सकता, बस इतना ही निकल सकता है हमारे पास। चलते हैं क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा वैसे और निकाल लेंगे क्या कुछ दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कहता है कि आर्टिकल क्यू sold at 3z% profit after discount of z%. Cost price of article P है z plus 5% and that of market price of Q. ठीक है, डिस्काउंट ऑफर है हमारे को P को y% का। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज और आर ट्रू। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल Q के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल Q को 3z% प्रॉफिट पर सोल्ड किया गया और डिस्काउंट दिया गया उस पर z%। आर्टिकल Q के बारे में आपको क्या पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है। ठीक है, Q का कॉस्ट प्राइस है 4000, सेलिंग प्राइस है 6400, ये Q के बारे में पता है हमको। मार्कअप प्राइस अभी पता नहीं है, वो निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यू को ही क्या रहेगी, जो क्यू को बेचा गया 3z% प्रॉफिट बेचा गया, कितना प्रॉफिट है इसका 2400 प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट प्राइस पे, ये है 60% का प्रॉफिट, 60% प्रॉफिट है, इसका मतलब z की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20, क्योंकि 3z% प्रॉफिट पे था, इसका मतलब z की वैल्यू आ जाएगी 20, और उसको जो डिस्काउंट मिला है वो भी z%, मतलब 20% का डिस्काउंट मिला है इसको, 20% का डिस्काउंट मिला, तो सेलिंग प्राइस और मार्कअप प्राइस का रेशियो आ जाएगा 4:5, 20% के डिस्काउंट पे आ जाएगा, मार्कअप प्राइस कितना आ जाएगा 8000। ठीक है, क्यू के बारे में हमको इतना पता चल गया। अब इसने एक बात और कही है आर्टिकल पी के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पी के बारे में देख लो, हमको क्या पता है 20% प्रॉफिट पे बेचता है और मार्केट प्राइस है 3200। पी का मार्केट प्राइस पता है हमको यहाँ से 3200, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पता है 5:6, इतना हमको पी के बारे में पता है। ये कहता है कि कॉस्ट प्राइस है जो आर्टिकल पी की वो z+5% है मार्केट प्राइस ऑफ क्यू से, यानी कि क्यू का जो मार्कअप प्राइस था 8000, उसका z+5% है, वो पी का कॉस्ट प्राइस है, z की वैल्यू थी 20, तो z+5 25% क्यू का मार्कअप प्राइस है, वो पी का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो पी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2000, पी का कॉस्ट प्राइस आ गया अपने पास, तो सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा इसका अपने पास 2400। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, मार्कअप प्राइस भी आ गया पी का, पी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकल चुकी है हमारे पास। अब देखो ये क्या रखा है कि डिस्काउंट ऑफर बाय पी y%, यानी पी को जितना डिस्काउंट दिया गया वो y% का है। पी को कितना डिस्काउंट मिला 800 का डिस्काउंट मिला है। अब डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, यानी कि 25%, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 25%। ठीक है, हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। अब कंपेयर कर लेते हैं जो ऑप्शन हमको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। फर्स्ट हमें क्या रखा है z+5 इज इक्वल टू y, तो z+5 हो जाएगा 25 इज इक्वल टू y, ऑप्शन 1 सही है अपने पास। सेकंड क्या रखा है z+y 45 ग्रेटर देन 50, नहीं ये गलत है। थर्ड हमें क्या रखा है 3z यानी 60 माइनस 25 यानी 35 माइनस 10 25, ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली। ओके, करेक्ट, समझ आ गया आपको क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं थे। आरबीआई असिस्टेंट मेंस के अंदर इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं जैसे आपके आईपीएस पीओ मेंस में, एसबीआई पीओ मेंस में आते हैं। कहीं ना कहीं आप आरआरबी पीओ मेंस लेवल तक की प्रैक्टिस करो, आपका ये एग्जामिनेशन आराम से निकल जाएगा। मेंस में इतनी ज्यादा टफ नहीं आती है, कट ऑफ ज्यादा होती है बट उतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा पेपर आता है, भीड़ नहीं आती है पूरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें क्या रखा है, रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल टी टू कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस। ठीक है, 7:2 दे रखे हैं। आर्टिकल एस सोल्ड टू सक्सेसिव डिस्काउंट पे सोल्ड करता है 40% और जेड प्लस 10% पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड इफ डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस। ठीक है, तो हमको टी और एस के बारे में बता रखे हैं, डेटा देखें, और टी और एस का जितना भी डेटा है हम वो पहले उठा लेते हैं यहाँ पे। देखो एस के बारे में हमको सिर्फ ये पता है कि 30% प्रॉफिट पे बेचते हैं, उसके अलावा एस के बारे में कुछ नहीं पता। टी के बारे में हमको पता है कॉस्ट प्राइस पता है उसको 4500, मार्केट प्राइस पता है उसको 6300, मार्क प्राइस है 6300।
एस का हमको खाली रेशियो पता है 10:13 कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल टी टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल टी और कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस, मार्क प्राइस तो हमको पता है 6300, उसका रेशियो दे रखा है 7:2, यानी कि ये रहेगा अपने पास 1800। 1800 आ जाएगा तो उस पर 30% प्रॉफिट लगा के हमने उसका सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 2340 सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। पी के बाद एस के बारे में हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी आ गया, सेलिंग प्राइस भी आ गया। अब देखो ये कहता है कि आर्टिकल एस जो है उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे उसने बेचा है, 40% पे और जेड प्लस 10% पे, ठीक है। आर्टिकल एस को 40% और जेड प्लस 10% पे बेचा है उसने, ठीक है। हमको जेड की वैल्यू फाइंड करनी है इफ डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस। अब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दे रखे आर्टिकल एस का, ठीक है। मार्क प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, तो वो है 3200, ठीक है, यानी कि 500 डिफरेंस था ना, हाँ ये डिफरेंस था अपने पास, ये आ जाएगा 5000, ये आ गया एस का मार्क प्राइस, ठीक है। तो अब देखो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है, किसका, डिस्काउंट का डिफरेंस होता है। अब डिस्काउंट ये कहता है कि दो डिस्काउंट दिए, एक तो 40% पे दिए, एक दिया उसने जेड प्लस 10% का, ठीक है। पहले उसने 40% का डिस्काउंट दिया, फिर उसने जेड प्लस 10% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट पर डिस्काउंट लगा, ठीक है। तो उसका 40% निकाल देते हैं, तो ये आता है अपने पास 3000 मार्क प्राइस, जब उसने 40% डिस्काउंट दिया, और सेलिंग प्राइस था उसका 2340। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से ये बचेगा अपना 660 रुपये का डिफरेंस, 660 का डिफरेंस है। अब ये कितने परसेंट पे था अपने को, ये था अपने पास 3000 रुपये पे निकाला है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक 40% का डिस्काउंट लेस कर चुके हैं इसमें से। तो ये था अपने पास 22% का, ठीक है। यानी z प्लस 10 की वैल्यू 22 के अपने पास, ये वैल्यू अपने पास z प्लस 10 की जो डिस्काउंट था, तो z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 12, वही फाइंड करनी थी। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 12। ओके करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए, बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को, फिर मेरा सोल्यूशन देखो। इसमें ये कह रखा है कि डिस्काउंट परसेंटेज अर्न ऑन आर इज 75% प्रॉफिट। डिस्काउंट परसेंटेज अर्न ऑन आर्टिकल आर इज 75% ऑफ प्रॉफिट ऑन आर, ठीक है। वाइल एवरेज कॉस्ट ऑफ आर एस एंड टी टुगेदर दे रखी है 11,000/3, ठीक है। 11,000 आ गई टोटल एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गई इनकी। फिर क्या रखा है मार्कअप प्राइस दे रखा है आर्टिकल एस का इफ इट इज सोल्ड एट 300/7% डिस्काउंट में, ठीक है। आर एस और टी का सबसे पहले तो हमको जो कॉस्ट प्राइस दे रखे तीनों का मिला के वो है अपने पास 11,000 आर एस और टी का। तो क्वेश्चन में किसके था, आर एस और टी का कॉस्ट प्राइस, इन तीनों का मिला के दे रखे 11,000, जिसमें हमको सिर्फ टी के बारे में पता है, आर और एस के कॉस्ट प्राइस के बारे में अभी हमको नहीं पता। क्वेश्चन में देखते हैं और कुछ दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, आ गया मार्केट प्राइस क्या रखा, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल एस, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल एस इफ इट इज सोल्ड 300/7% डिस्काउंट पे, ठीक है। ये तो बात की बात होगी। डिस्काउंट परसेंटेज ऑन आर्टिकल आर इज 75% ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन आर्टिकल आर, ठीक है। आर के बारे में क्या रखा है, जो डिस्काउंट परसेंट है वो 75% है, जो प्रॉफिट परसेंट था आर्टिकल आर का। आर्टिकल आर का प्रॉफिट परसेंट है हमको पता था, आर्टिकल आर के बारे में हमको सेलिंग प्राइस पता था, मार्केट प्राइस पता था। तो हमको सेलिंग प्राइस पता है, मार्केट प्राइस, तो उसका डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा हमको यहाँ से। 1500 रुपये डिस्काउंट था अपने पास 5000 पे, यानी कि 30% का डिस्काउंट था अपने को आर पे, ठीक है। आर का जो डिस्काउंट था ये 30% था, ठीक है। और जो डिस्काउंट इधर था ना, डिस्काउंट था ये, वो तो गलत लिख दिया मैंने, ये 75% था प्रॉफिट से, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा उसका 40%। आर का प्रॉफिट देख लो, आर का प्रॉफिट है 40% का, आर का सेलिंग प्राइस पता है हमको 3500, इसका प्रॉफिट है 40% का, ठीक है। यानी कि 7:5 में आ जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2500। समझ आ गया आपको किस तरह से, जो उसने क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन दे रखी थी कि जो उसका डिस्काउंट परसेंट है वो 75% है, जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज था। तो डिस्काउंट परसेंट हमको क्वेश्चन में मिल चुका था और प्रॉफिट परसेंट उसका हमने 40% निकाल लिया था। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये 7000 पीछे बच जाएंगे हमारे पास 4000, ये आ जाएगा अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया एस का, ठीक है। एस के बारे में हमारे को कॉस्ट प्राइस मिल चुका है 4000 है, सेलिंग प्राइस भी मिल चुके हैं एस का, और हमको फाइंड करना था इसके अंदर मार्कअप प्राइस है इसका, ये अपने पास 4000 तो 30%,
एस का था कॉस्ट प्राइस था 4000, सेलिंग प्राइस उसको 30% था ना, ऐसे 5200। अब बात करते हैं मार्कअप प्राइस की, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल जो एस था उस पर डिस्काउंट दे रखा था 300/7% का डिस्काउंट, ठीक है। 300/7% का डिस्काउंट दे रखा था, यानी कि डिस्काउंट लेस करने के बाद ही हमारे को सेलिंग प्राइस मिला था उसका, तभी मिला था सेलिंग प्राइस। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो था 4:7, मार्केट प्राइस इसका 9100। हमको फाइंड करना है इसका मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस, जो कि है ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 9100। ओके, करेक्ट। समझ आया आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन टफ नहीं थे, सिर्फ आपको लॉजिक पता होना चाहिए, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपने मेरी क्लासेस प्रीवियस की है, आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि रिस्पेक्टिव रेशियो बताने हैं हमको, कॉस्ट प्राइस का दे रखे पीओटी का 8:15 एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर ऑन पी इज Z%, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दे रखे पीओटी का 8:15, पीओटी का कॉस्ट प्राइस का रेशियो 8:15, ये हो जाएगा 2400 कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कॉस्ट का प्रॉफिट भी दे रखे 20% का, पी का कॉस्ट प्राइस 2400, ठीक है। प्रॉफिट था इसमें 480 का, 20% का प्रॉफिट था इसके अंदर हमारे पास, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 880, ठीक है। पी के बारे में और पता, हमको मार्केट प्राइस भी दे रखा था 3200 का, ठीक है। अब देखो इसमें हमको बताना था कि डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल पी इज Z%, इस पे Z% का डिस्काउंट था अपने पास, उसमें कितना जो डिफरेंस था अपने पास, जो Z% का डिस्काउंट मिल गया, इसमें हमारे पास डिफरेंस था 320 का, ठीक है। 320 का यानी कि 10% का डिस्काउंट था। Z% की वैल्यू थी, Z की वैल्यू थी 10, हमको 2Z की वैल्यू फाइंड करनी होगी 20, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 20। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको बनाए, वीडियो को पॉज करें, खुद से करें, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से करो, ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में जरूर देखने को मिलेंगे। एंड फिर से मैं कह रहा हूँ, आप चाहते हो रेगुलरली ऐसे प्रैक्टिस करना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि रेगुलरली आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहे, इस लेवल के क्वेश्चंस। देखो, इसमें कहता है कि पी स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट जेड, आफ्टर 4 months क्यू ज्वाइंड हिम, ठीक है, विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज वाई, अनदर 4 months, ठीक है, are joined with initial investment 7/3 time of P. At the end of 1 year, out of the total profit share, रुपीज दे रखे हमको फाइंड करना है वो, एंड शेयर ऑफ आर भी हम फाइंड करना है, प्रॉफिट शेयर ऑफ पी इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ क्यू, ठीक है। हमको बताना है कौन सा बैंक्स में सेटिस्फाई करता है। देखो, सबसे पहले हमको क्या करेंगे, 3 पार्टनर है इसमें, पी क्यू एंड आर। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पी ने बिजनेस स्टार्ट किया था Z रुपीज से, ठीक है। 4 मंथ बाद क्यू ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वाई, और उसके 4 मंथ बाद आर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस बिजनेस में 7/3 टाइम ऑफ पी, यानी कि 7Z/3, ठीक है। 4 महीने बाद उनका बिजनेस चला एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि 1 साल तक उनका बिजनेस चला, तो पी ने तो 12 महीने का इन्वेस्ट किया, 4 महीने बाद आया था वाई, फिर 4 महीने बाद आया था आर, पी क्यू एंड आर, 4 4 महीने कम हो गए, ठीक है। तो पहले इसको काट लेते हैं यहाँ से, इनका प्रॉफिट का जो रेशियो बनता है वो बनता है 3Z, 2Z एंड 7Z/3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबको ये देगा 6Z, ये 9Z आएगा, 9Z, 6Y एंड 7Z, ठीक है। ये आ जाएगा इनका रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो जो इनका था वो ये आ जाएगा। अब ये कहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ रुपीज डैश, सबसे पहले फर्स्ट को रखते हैं, फर्स्ट को रखते हैं, टोटल प्रॉफिट था इनका 48,000 का, जिसमें से आर का जो शेयर था वो था 14,000 का, आर का शेयर था 14,000, तो पीछे कितना बचेगा 48 में से, ये बच गया मेरे पास 36,000, 34,000, ठीक है। आर का शेयर था 7Z,
कौन तो अपने पास 9z प्लस 6y, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास 7 और 17। अब हमको ये बताना है कि जो प्रॉफिट शेयर ऑफ पी था, क्या वो 12.5% मोर देन क्यू था? इसका मतलब 12.5% मतलब प्रॉफिट शेयर ऑफ पी और क्यू था, क्या वो 9:8 था अपने पास? प्रॉफिट शेयर जो पी और क्यू था, पी का क्यू से, जेड और वाई की वैल्यू को हमको पता नहीं ना, जेड और वाई की वैल्यू उनको निकाल के हमको ये बताना है कि पी और क्यू का जो प्रॉफिट शेयर था वो 9:8 था। ये बात अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, तब तो जो हमने वैल्यूज पुट की हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में वो अपनी राइट हो जाएंगी, अदरवाइज वो अपनी रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो ये आता है अपने पास 42y, तो ये आता है अपने पास 56z इज इक्वल टू 42y। देखो z और y की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास यहाँ पे, ये आ रही है अपने पास z और y का रेशियो आ रहा है 6:8, 8z और 6y, ठीक है। यानी कि पी और क्यू का जो प्रॉफिट शेयर था अपने पास, जो क्वेश्चन में हमको दे रखा था पहले हमने, ये था अपने पास 3z अपॉन 2y, इसकी वैल्यू थी 9/8, ठीक है। 2y 4, तो ये था अपने पास 3y इज इक्वल टू 4z, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू थी 3y इज इक्वल टू 4z। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 थी, ये अपने पास जो ऑप्शन 1 दे रखा था, ये अपने को फिलिंग द ब्लैंक्स को सेटिस्फाई करता था, ठीक है। ये तो बात होगी 1 की। अब बात कर लेते हैं 2 की। 2 के अंदर हमको टोटल प्रॉफिट देखा था, एम और आर का प्रॉफिट दे रखा था 0.35 दे रखा था आर का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 65 हो जाएगा अपने पास, इसको काट लेते हैं। आर का जो प्रॉफिट था ये था अपने पास 7z, और बचा हुआ प्रॉफिट था 9z प्लस 6y, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कट ही जाएगा, ये आ जाएगा 9z प्लस 6y इज इक्वल टू 13z। 6y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4z, 3y इज इक्वल टू 2z, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे आपको क्या वैल्यू है, 3y इज इक्वल टू 2z, ठीक है। बट हमारी वैल्यू क्या निकल रही थी, 3y इज इक्वल टू 4z। इसका मतलब जो सेकंड था ये अपना सेटिस्फाई नहीं करता था अपने को। इसी तरह थर्ड का रख ले, देख लेते हैं। थर्ड में हमारे पास वैल्यू थी 12,000 और 3500, ठीक है। तो 3500 आ जाएगा अपने पास, यहाँ दिख जाएगा क्या आपको? अच्छा, दिख ही जाएगा। 85 को काट लेते हैं, 500 7/17, ठीक है। तो आर की वैल्यू थी इसमें 7z, बाकी थी अपने पास 9z प्लस 6y। 7 से 7 कट जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 17z इज इक्वल टू 9z प्लस 6y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8z इज इक्वल टू 3y 6y, यानी कि 4z इज इक्वल टू 3y, और यही 4z इज इक्वल टू 3y अपने पास यहाँ भी आता। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 3 थी, जो ऑप्शन नंबर 3 था, ये भी अपना सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसे हमारा आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर, ओके। समझ आया आपको किस तरह से रख के देखा? सिर्फ आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी थी, उसके अलावा आपको सिर्फ रेशियो को देखना है, क्या वो रेशियो मैच हो रहा है, जो रेशियो हमको क्वेश्चन में दे रखा है उससे आपका मैच हो रहा है तो वो आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग है, करेक्ट, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और आप ऐसे और प्रैक्टिस करना चाहते हो रेगुलरली तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर रोज आपकी क्लासेस होती है क्वांटिटी की एंड रीजनिंग की, सुबह 9 बजे। उन क्लासेस को जरूर से देखा करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।